नमस्कार। आज 16 दिसंबर 2025 है और अगर आप भारत में कहीं भी हैं तो आपको मौसम में एक बदलाव सा महसूस हो रहा होगा। लेकिन आज की कहानी किसी एक तरह के मौसम की नहीं है। ये कहानी है विरोधाभासों की। सोचिए, आज एक ही दिन कर्नाटक के कारवार में तापमान है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरी गर्मी। हाँ, और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में पारा 5 डिग्री से भी नीचे चला गया है, यानी कड़ाके की ठंड। आज हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का अगले कुछ दिनों का बुलेटिन है और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कल धूप होगी या बारिश। हम इसकी पड़ताल करेंगे ये समझने के लिए कि ये सब एक साथ क्यों हो रहा है। उत्तर में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा और दक्षिण में तूफानी बारिश। हाँ, ये मौसम की कौन सी कहानी सुना रहा है। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये बुलेटिन महज एक फोकास नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और उलझी हुई मौसम प्रणाली का स्नैपशॉट है। ये उन अदृश्य धागों को दिखाता है जो देश के एक कोने के मौसम को दूसरे कोने से जोड़ते हैं। एक तरफ बर्फबारी की तैयारी है तो दूसरी तरफ लोग छाते निकाल रहे हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर को ही देखते हैं। ये जो उत्तर में बर्फबारी और दक्षिण में बारिश की बात हो रही है, क्या ये दोनों चीजें एक ही बड़े सिस्टम का हिस्सा है या ये दो अलग अलग कहानियां हैं जो एक ही समय पर चल रही हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई भी हैं और अलग भी। इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। अभी अभी एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत से गुजरा है। इसे ऐसे समझिए कि वातावरण में तूफानों के लिए एक तरह का हाईवे बना हुआ है और ये पश्चिमी विक्षोभ उसी हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां हैं जो अपने साथ नमी और ठंडक लाती हैं। अच्छा है। और अब 18 दिसंबर की रात से एक नया थोड़ा कमजोर विक्षोभ पश्चिमी हिमालय पर दस्तक देने वाला है। अच्छा, तो ये नया ट्रैफिक उस हाईवे पर आने वाला है। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से 18 से 22 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर मुजफ्फराबाद तक हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। बाद में 20 और 21 तारीख को इसका असर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भी दिखेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी समय उत्तर भारत के बहुत ऊपर लगभग 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक जेट स्ट्रीम बह रही है। जेट स्ट्रीम? हाँ, इसे आप 100 नॉट यानी लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवा की एक नदी समझ सकते हैं जो ऊपर से मौसम के मिजाज को कंट्रोल कर रही है। और दक्षिण में जो हो रहा है वो इस जेट स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। वो एक अलग कहानी है। वहाँ का मौसम स्थानीय कारणों और समुद्र से आ रही नमी से प्रभावित है। इसीलिए 17 दिसंबर को निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। तो एक ही समय में जब जम्मू के लोग शायद साल की पहली बर्फबारी का इंतजार कर रहे होंगे, हाँ, तब चेन्नई में लोग तूफानी बारिश से बच रहे होंगे। यही भारत के मौसम का अद्भुत विरोधाभास है। ये तो हुई बारिश और बर्फ की बात, लेकिन इस रिपोर्ट में एक चीज है जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से की रफ्तार को धीमा करने वाली है। और वो है घना कोहरा। और ये सिर्फ एक दो राज्यों की बात नहीं है। सही पकड़ा। अगर हम नक्शे पर देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूर्वोत्तर भारत से लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश तक एक कोहरे का कॉरिडोर सा बन रहा है। कोहरे का कॉरिडोर? हाँ, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं। पूर्वोत्तर में 17 से 21 दिसंबर तक, पंजाब और यूपी में 17 से 20 तक, और हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी अगले 2-3 दिन घने कोहरे की चादर बिछी रहेगी। और जब रिपोर्ट कहती है घना कोहरा, तो इसका मतलब वाकई बहुत घना है। आज सुबह 5:30 बजे के आंकड़े देखिए, बरेली और अमृतसर में विजिबिलिटी यानी दृश्यता सिर्फ 50 मीटर थी। 50 मीटर। इसका मतलब है कि आप शायद अपनी बालकनी से सड़क का दूसरा किनारा भी साफ न देख पाएं। लखनऊ और बहराइच में भी यही हाल था। बिल्कुल, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर देने वाली बात है। और इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता होगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो यातायात। हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री घंटों फंसे रहते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इस हफ्ते वैसा ही कुछ देश के कई और हवाई अड्डों पर देखने को मिल सकता है। ट्रेनें लेट होती हैं, हाईवे पर जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। और ये सिर्फ यात्रा की बात नहीं है, ये हमारी सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर सकता है।
सब्जियां, दूध, दवाइयां, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। जो चीजें समय पर पहुंचनी चाहिए वो लेट हो सकती हैं। हाँ, और इसके अलावा बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। कोहरे में जो नमी होती है वो बिजली के इंसुलेटर पर जम जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट या ट्रिपिंग की समस्या बढ़ जाती है। ओह, और फिर आता है स्वास्थ्य पर असर, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कोहरा सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, इसमें हवा में मौजूद सारे प्रदूषक कण जैसे धूल और धुआं भी फंसे होते हैं। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो ये जहरीला कॉकटेल सीधे हमारे फेफड़ों में चला जाता है। मतलब ये अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियों वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बेहद खतरनाक। इससे खांसी, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है। यहाँ तक कि स्वस्थ लोगों को भी आंखों में जलन और इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो कोहरे से बचने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वे बहुत जरूरी हो जाते हैं। हाँ, जैसे गाड़ी बहुत धीरे चलाएं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और यात्रा से पहले हाँ, अगर कहीं जाना है तो एयरलाइन या रेलवे से अपडेट लेते रहें। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, सुबह सुबह बाहर निकलने से बचें। और अगर निकलना ही पड़े तो मास्क या मफलर। बिल्कुल, मुंह और नाक को ढककर रखें। तो कोहरे से बचने के लिए हमें खुद को ढकना होगा। लेकिन एक और वजह है जिसके चलते हमें कपड़ों की कई परत पहननी पड़ेंगी, और वो है शीतलहर। और इस बार जो बात मुझे रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली लगी वो ये है कि ये सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली जानकारी है। आमतौर पर जब हम शीतलहर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दिल्ली, जयपुर या चंडीगढ़ की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बुलेटिन में 17 और 18 दिसंबर के लिए तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी शीतलहर की चेतावनी है। एक मिनट, तेलंगाना और कर्नाटक में शीतलहर, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम इन जगहों को हमेशा गर्मी समझते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे हवा का पैटर्न है। जब उत्तर भारत से बर्फीली सूखी हवाएं बिना किसी रुकावट के दक्षिण की ओर बहने लगती हैं तो वे उन इलाकों का तापमान भी सामान्य से बहुत नीचे गिरा देती हैं जो ऐसी ठंड के आदी नहीं है। पर यही ज्यादा खतरनाक है। हाँ, क्योंकि वहाँ लोग और यहाँ तक कि प्रशासन भी इसके लिए तैयार नहीं होता। शीतलहर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको ठंड लग रही है। इसका मतलब है कि तापमान इतना गिर गया है कि वो शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। और शरीर इसका पहला संकेत कैसे देता है? पहला संकेत है कंपकंपी। कंपकंपी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये दरअसल शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, वो आपको बता रहा है कि उसकी गर्मी तेजी से खत्म हो रही है और उसे मदद की जरूरत है। जैसे ही कंपकंपी महसूस हो, तुरंत किसी गर्म जगह पर चले जाना चाहिए। और अगर इसे नजरअंदाज किया तो स्थिति गंभीर हो सकती है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। इसमें शरीर अपने जरूरी अंगों जैसे दिल और दिमाग को गर्म रखने के लिए हाथ पैर की उंगलियां, नाक और कान जैसी जगहों पर खून का दौरा कम कर देता है। इससे वहां की त्वचा पहले पीली और सुन्न पड़ती है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो टिश्यू हमेशा के लिए मर सकते हैं, जिससे काले छाले पड़ जाते हैं। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, और ये सुनने में भले ही किसी बर्फीले इलाके की कहानी लगे, पर ये भारत के मैदानी इलाकों में भी हो सकता है, जहाँ ठंड को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो इससे बचाव के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो बहुत ही व्यावहारिक हैं। जैसे एक मोटी जैकेट पहनने से बेहतर है कि आप ढीले ढाले हल्के कपड़ों की कई परतें पहने। ये मुझे हमेशा से दिलचस्प लगता है। और ये वैज्ञानिक रूप से सही है, क्योंकि कपड़ों की परतों के बीच जो हवा फंस जाती है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है और शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। साथ ही सिर, गर्दन और हाथों को ढकना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी इन्हीं हिस्सों से निकलती है। एक अच्छी टोपी और दस्ताने बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और खानपान भी। हाँ, विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा और आंवला आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और गर्म पेय पदार्थ जैसे सूप या चाय शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। हीटर के इस्तेमाल को लेकर भी एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। अक्सर लोग बंद कमरे में कोयले की अंगीठी या हीटर जलाकर सो जाते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमरे में वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने की थोड़ी जगह जरूर छोड़ें। हाँ, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बाहर निकलती रहती हैं, जो एक साइलेंट किलर है। ये छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े हादसों से बचाती हैं। बिल्कुल।
तो हमने अपनी सुरक्षा की बात की, लेकिन मौसम का सबसे सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी रोजी रोटी ही जमीन और समुद्र से जुड़ी है, हमारे किसान और मछुआरे। उनके लिए भी इस रिपोर्ट में बहुत खास सलाह है। और ये सलाहें हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए जहां भी शीतलहर या पाली की आशंका है, वहां खड़ी फसलों, खासकर आलू, टमाटर, मटर जैसी सब्जियों को बचाने के लिए शाम को हल्की सिंचाई करने को कहा गया है। हल्की सिंचाई, उससे क्या होता है? उसके पीछे का विज्ञान ये है कि पानी जमीन की गर्मी को धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे सतह का तापमान 0 से नीचे नहीं जा पाता और फसल बच जाती है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। और छोटे पौधों या नर्सरी के लिए? उनके लिए एक तरह से पौधों का कंबल बनाने की सलाह दी गई है। उन्हें रात में पुआल, सूखी पत्तियों या पॉलीथीन की चादर से ढक दें ताकि वे सीधी सर्द हवा से बचे रहें। यही सलाह पशुओं के लिए भी है। मवेशियों को रात में शेड के अंदर रखें और जमीन पर पुआल जैसा सूखा बिछौना डालें। पोल्ट्री फार्म में चूजों को गर्म रखने के लिए बल्ब या हीटर का इंतजाम करने को कहा गया है, क्योंकि वे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसानों के लिए ये सलाह तो फसलों और मवेशियों को बचाने के लिए है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी रोजी रोटी सीधे समुद्र से जुड़ी है? उनके लिए भी इस रिपोर्ट में एक बहुत गंभीर चेतावनी छिपी है। हाँ, और इसे नजरअंदाज करने की गलती नहीं की जा सकती। मछुआरों को साफ तौर पर 17 से 20 दिसंबर के दौरान मन्नार की खाड़ी और उसके आसपास के कुमोरिन समुद्री क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है। और क्यों? वहां तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये एक तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो भारत में मौसम का एक बहुत ही गतिशील और जटिल सप्ताह आने वाला है। एक कोने में बर्फबारी तो दूसरे में घना कोहरा, कहीं शीतलहर का प्रकोप तो कहीं गरज के साथ बारिश। ये रिपोर्ट सिर्फ एक पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि ये एक तरह का गाइड है जो हमें बताता है कि अगले कुछ दिन कैसे सुरक्षित, स्वस्थ और तैयार रहना है, चाहे हम कोई भी हों और कहीं भी रहते हों। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ। इस रिपोर्ट में बार बार 18 दिसंबर की रात से आने वाला कमजोर यानी फीबल पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र है। हाँ, ये शब्द कमजोर मुझे सोचने पर मजबूर करता है। मौसम में एक कमजोर सा दिखने वाला बदलाव भी देश के अलग अलग कोनों में हमारे जीने का तरीका, हमारी यात्रा, हमारी फसलों को कितना ज्यादा बदल सकता है। सही बात है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये छोटे छोटे बदलाव लंबी अवधि में हमारी जलवायु को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आज से 10 या 20 साल बाद जब ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी, तो क्या वो आज की रिपोर्ट जैसी ही दिखेगी या उसमें चेतावनियां और भी गंभीर हो चुकी होंगी?